देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तारीखें हुई घोषित। 17 अप्रैल 2021 को होगा मतदान। चुनाव के लिए 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात। बीजापुर गेस्ट हाउस में की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री बनने पर जताया आभार। देहरादून में नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने की सीएम से मुलाकात। 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 10 मई से शुरू हो जाएगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने किया निरीक्षण। कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कार्यालय में खामियां पाए जाने पर जाहिर की नाराजगी। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तारीखें अब घोषित हो चुकी हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखें अब घोषित हो गई हैं। बता दें कि 17 अप्रैल 2021 को मतदान होगा। चुनाव के लिए 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। 2 मई को होगी मतगणना। आपको बता दें, मतदान के लिए 17 अप्रैल 2021 की तारीख तय की गई है। वहीं चुनाव के लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी वो होगी 30 मार्च। 3 अप्रैल तक नाम वापसी का दिन तय किया गया है। वहीं 2 मई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि इस दौरान दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के चलते ये सीट खाली थी, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल 2021 को मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित की गई है। 17 अप्रैल को मतदान होगा। क्या कुछ तैयारियां मतदान को लेकर की जा रही हैं? जी प्रगति, अगर बात करें तो भाजपा के विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, जिनकी मृत्यु हो गई थी, बीमार थे, और उससे पहले उनकी मिसेज की मृत्यु हो गई थी। एकदम ऐसी दुखद घटना पूरे परिवार में हुई। और उसके बाद अगर कहें तो सल्ट की सीट जो थी वो खाली होगी, उसके लिए मतदान होना है। 17 अप्रैल को इसके लिए मतदान होगा। 30 मार्च को जो अगर हम कहें तो इसके लिए नामांकन की होली के अगले दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 अप्रैल तक नाम वापसी, और 2 मई को अगर कहें तो इसकी जो काउंटिंग होगी। सबसे बड़ी बात है, एक तो सल्ट है। अगर हम बात करें तो अब जो तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री बने, अगर हम कहें तो अब उत्तराखंड में और भी कहीं उपचुनाव होने, एक लोकसभा भी जहां से पौड़ी से वहां भी चुनाव होगा। और स्वयं अगर कहें तो तीरथ सिंह रावत को भी कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनना होगा, क्योंकि 6 महीने में मुख्यमंत्री को चुनना होता है, कहीं ना कहीं विधायक बनना होता है। तो ये 3 चुनाव होंगे। अगर हम पहली बात करें तो 17 अप्रैल को सल्ट में चुनाव हो रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी से जुटी हुई। वहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं हटी है। कहें तो जो परिवहन मंत्री हैं यशपाल आर्य, उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां का चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। और अगर बात करें तो लगातार कल भी बात करें, देर शाम मुख्यमंत्री ने सल्ट विधानसभा की बैठक ली और पूरी तैयारियों की जायजा लिया। उनका यही कहना है कि जो सल्ट विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज करे। बिल्कुल कमल जी, सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब संशय यही बना हुआ है कि क्या इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी या कांग्रेस इस बार बाजी मार ले जाएगी? बिल्कुल बात सही है प्रगति का कहना है कि ये उपचुनाव है तो और दोनों के लिए प्रतिष्ठा का बने हुए है। वहीं कांग्रेस पार्टी कहती है कि जीत हमारी पक्की होगी, जो सरकार की विफलता है उसका फायदा मिलेगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना यही है कि ये सिर्फ जो सल्ट सीट है वो लगातार जीना 2 बार जीतते आ रहे थे, और इस बार का जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत करेगी। अब ये देखना है 17 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा और 2 मई को इसकी मतगणना होगी। दोनों पार्टियां जो है लगातार दावा कर रही हैं। अब 17 मई को जब 2 मई को जब इसकी मतगणना होगी और जब इसकी मशीनें से पता चलेगा कि कौन जीत कर चलेगा, पर दोनों पार्टियां, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दोनों इस दौरान चुनाव के लिए 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। क्या लगता है कौन कौन से बड़े चेहरे चुनाव में उतर सकते हैं? क्योंकि अभी हाल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में नए नए बदलाव, नए नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या इस बार कोई नया चेहरा निकल करके उम्मीदवारों में सामने आएगा या बीजेपी अपने पुराने कद्दावर नेता में ही हाथ आजमाएगी? प्रगति, सबसे बड़ी बात कहें तो बिल्कुल सही बात है। अभी पूरी यहाँ पर अगर कहें तो एक सत्ता पूरा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए हैं। तो
सही बात है बिल्कुल, और दोनों के लिए चुनौती भी है। अगर कहना यही है कि अभी देखो क्या पता चर्चाएं कहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी नए नेता को भी उतार सकती है, और चर्चाएं ये भी है कि किसी उनके परिवार के सदस्यों को भी टिकट मिलता है, क्योंकि नामांकन जो है वो होली के बाद होना है। होली 29 मार्च या 30 अप्रैल को यहाँ पर नामांकन वापसी अंतिम तिथि है। तो यही अब देखना है कि दोनों पार्टियां अपना प्रत्याशी कब घोषित करती हैं। पर बताया जा रहा है कि जीना के परिवार को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है कहीं ना कहीं, तो इसका भी समय है, पता चल पाएगा। पर दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है अभी से। बिल्कुल कमल जी, हालांकि दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन जो विपक्ष है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के सत्ता पक्ष को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के बीच जाएंगे उपचुनाव के प्रत्याशी? बिल्कुल सही बात है। अगर प्रगति बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो 4 वर्ष का कार्यकाल है उसको लेके जाएगी, और साथ ही जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे कहीं ना कहीं उनका भी कोई उसको लेके आगे बढ़ेगी। और अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो सरकार की नाकामियां है, बढ़ती महंगाई है, किसानों का आंदोलन है, कई चीजें हैं, उसको लेके मैदान में उतरेगी। पर सबसे बड़ी बात यही देखना है कि वो चेहरे दोनों पार्टी के कौन से होंगे, कौन से कद्दावर नेता होंगे, जो पार्टी का जो वोट होगा ही होगा, अपना कितना वोट, अपने दम पे कितना वोट समेट पाएंगे उस विधानसभा से, ये भी समय आने वाला बताएगा। इसलिए कहीं ना कहीं चेहरों पर भी बड़ा असर जरूर होगा कि किस चेहरे को टिकट मिल रहा है, उसका क्या असर है इस विधानसभा में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है वहां पर। कमल जी, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव काफी अहम है, काफी नए तरीके के बदलाव हैं। पार्टी हर तरीके से चेंज लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी? प्रगति सबसे बड़ी बात है कि वही बात कहें तो यहाँ पर फिलहाल हम कहें तो बात है मुखिया का चेहरा चेंज किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री परिवर्तन के पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से अब तीरथ सिंह रावत आए हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश में हुआ है अगर बात करें तो। साथ ही सबसे बड़ी बात है जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, लगभग उनको 1 ही वर्ष हुआ था, उनको भी बदला गया, उनको कैबिनेट में लाया गया है। और जो मदन कौशिक थे कैबिनेट में मंत्री, उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2022 की तैयारियों के लिए अभी से कहीं परिवर्तन कर रही है। तो अब देखना यही है कि सल्ट में भी क्या चेहरा लाते हैं, उनके परिवार को लाते हैं, किसी अन्य को चेहरा लाते हैं, यह तो अभी पार्टी ही बता पाएगी। पर दोनों पार्टियां लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी है। बिल्कुल कमल जी, आने वाले समय में 2022 में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी तो हाथ आजमा ही रही है, सारे हथकंडे अपना ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस दौरान बीच में कूदी है। आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश राज्य में कर रही है। ऐसे में क्या लगता है इन उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी, बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का? बिल्कुल सही बात है प्रगति। अगर हम बात करें तो वो ये चुनाव में उपचुनाव है, और इसके बाद अगर हम बात करें उपचुनाव होना है, अप्रैल में चुनाव होगा, मई में इसकी मतगणना हो जाएगी, पर दिसंबर में यहाँ पर पूरे राज्य में चुनाव होना है, पूरे 5 साल के लिए नया चुनाव होना है विधानसभा का। तो वो चीज तो देखनी है। पर देखते हैं क्या पता आम आदमी भी अपना पार्टी प्रत्याशित कर सकती है। अगर आम आदमी पार्टी प्रत्याशित करे और कौन कौन से प्रत्याशी आते हैं, क्या उन चेहरों में कितना फर्क पड़ता है, क्या ट्रायंगुलर फाइट होती है, 2 में सिमट के रहती है, या कैसे फाइट होती है, ये तो समय पता बताएगा कि सल्ट की जो जनता है वो किसको अपना मताधिकार देती है और किसको क्या करती है। ये तो 2 मई को पता चलेगा। पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार एक बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि 2022 में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन अब ये जो उपचुनाव की तारीखें निर्धारित की गई हैं, क्या ये रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है उपचुनाव? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है या कांग्रेस जीतती है, अन्य पार्टी जीतती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर 2022 में जरूर दिख सकता है कि उपचुनाव हुआ कि ये वाली पार्टी जीती, तो कहीं ना कहीं बात को भी लेकर 2022 में बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग जो यहाँ पर चुनाव होने हैं उससे 5 से 6 महीने पहले यहाँ उपचुनाव हो रहा है। अभी मैंने बताया कि लोकसभा का भी चुनाव होना है, एक सीट के लिए, और मुख्यमंत्री जो जहां से लड़ेंगे वो भी चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं भी 2-3 सेमीफाइनल हैं। जब यहाँ तीनों सीटें आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे 2022 में कुछ न कुछ तस्वीर जो है एक तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी किस जहाँ की जनता है किसके पक्ष में मतदान कर रही है। कमल जी, 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है उपचुनाव की वोटिंग के लिए। क्या कुछ तैयारियां वोटिंग को लेकर के की जा रही हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? चुनाव के चलते क्या कुछ तैयारियां हैं? कैसे रिझाएंगे जनता को प्रत्याशी? प्रगति बात करें तो ये जो घोषणा है इसकी देर रात ही इसकी घोषणा हुई है। 17 तारीख की 17 अप्रैल को वहां पर चुनाव होने हैं, और अब अभी समय है। तो जैसे कल घोषणा हुई है तो वहां का जिला प्रशासन को वहां का सारी जिम्मेदारी दी गई है, तो वहां की सारी व्यवस्थाएं
जो चरणबद्ध तरीके से होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होंगी। पहले नामांकन होता है, फिर नामांकन वापिस होते हैं, फिर मतदान होता है, फिर उसके बाद मतगणना होती है। तो ये सारी जैसे प्रक्रिया है उस हिसाब से सारी व्यवस्था वहां पर की जाएगी, क्योंकि जो जिला प्रशासन होता है वही निर्वाचन अधिकारी वहां पर बनाया जाता है। तो अब ये वहां पर आचार संहिता कह के उस क्षेत्र में लग चुकी है, उस विधान में, तो अब धीरे धीरे इसकी तैयारी है वहां पर शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कमलजीत, तो 60 विधानसभा उपचुनाव की तारीखें अब घोषित हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी अपनी बाजी मारती है या फिर कोई और पार्टी सत्ता में हाथ आजमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। बता दें कि गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री को बुके देकर मुलाकात की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सभी मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग विभाग का जिम्मा मिला है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार भी जताया है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से सचिवालय में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुसार हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने के फैसले लिए गए हैं। इस तरह अब हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल कोविड की वजह से यात्रा बाधित रही थी, लेकिन इस साल 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का निर्णय ट्रस्ट की तरफ से ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल जो 25 मई या 1 जून से खोलते थे, वो अब 10 मई से खोले जाएंगे, जिसके चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा अब 10 मई से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। वहीं हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा मुख्यमंत्री से मिले हैं, जहां उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस दौरान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुसार हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट की तरफ से इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी। हालांकि पिछले साल कोरोना के चलते ये यात्रा बाधित रही थी, कई श्रद्धालु इस यात्रा से वंचित रह गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं को मौका मिला है, जिसके चलते अब 10 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होगी। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान यात्रा में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। नरेंद्र जी, जैसा कि ये बात सामने आई है कि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो 25 मई से शुरू होती है या 1 जून से शुरू होती है, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि इस बार यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, यानी ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी यात्रा शुरू हो रही है। जी, इसका कारण ये है कि कोविड की वजह से पिछले साल एक तो यात्रा बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, काम यात्रा नहीं थी, जिससे श्रद्धालुओं को जिन्होंने दर्शन करने थे उनको नहीं कर पाए, बहुत बड़ी संख्या में नहीं कर पाए। साथ ही जो हमारा लोकल व्यापारी है उन लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ, उनकी भी रोजी रोटी जिनकी यात्रा से चलती है उनको भी बहुत नुकसान है। इस बार प्रभु की कृपा से जो वातावरण है, जो वेदर है वो बेटर है, अनुकूल है कि हम यात्रा थोड़ी जल्दी खोल सकते थे। तो सरकार की भी अपेक्षा यही थी हमसे कि हम इसको यात्रा को जल्दी खोलें। तो बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हम आर्मी से रिक्वेस्ट करके इस बार बर्फ की कटान जल्दी करके और यात्रा को जल्दी खोल दें, ताकि जो श्रद्धालु पिछले साल नहीं जा सके उनको 20 दिन इस वर्ष में फालतू मिल जाए, ताकि वो अपने दर्शन कर सकें।
बिल्कुल नरेंद्र जी, जो पिछली बार यात्रा कोरोना की वजह से बाधित रही थी, लेकिन अब जो यात्रा के लिए पहले हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए, 10 मई को कपाट खोलने का फैसला लिया गया है, इसके चलते क्या लगता है श्रद्धालुओं की क्या कुछ कमी देखने को मिलेगी या श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा? कितना तैयार है प्रशासन? नहीं, इस बार श्रद्धालुओं के जो पिछले साल से तो बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत छोटे पीरियड के लिए यात्रा खुलती है और इस करके जब 20 दिन इसमें एडेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो श्रद्धालु जिनको दर्शन करने हैं उनको समय सीमा उनके लिए भी ज्यादा हो जाती है। और मई का महीना खास तौर पे इस करके होता है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो श्रद्धालु ज्यादा जनरली चाहते हैं कि हमें मई के महीने में दर्शन कर लें। और मई में हम लोग बंद रखते हैं क्योंकि बर्फ बहुत होती है। इस बार ऊपर वाले ने कृपा की है कि बर्फ पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत कम है और हम लोग सक्षम हैं कि इसको इस बार खोल सकें यात्रा को, तो इसी वजह से ये डिसीजन लिया। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि बर्फ भी बहुत गिरती है और अभी हाल ही में बर्फबारी वहां पे हो भी रही है, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए यात्रा को संभव करवाना? क्या कुछ तैयारियां प्रशासन कर रहा है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, प्रशासन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री मेनकर उन्होंने भी मीटिंग की है और प्रशासन को कह दिया गया है कि ये यात्रा 10 को खुल रही है और प्रशासन के भी हमारे को फोन आ गए, उनके जो संबंधित विभाग है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि पिछले साल ज्यादा यात्रा नहीं थी तो कोई बहुत बड़ी प्रशासन को कार्य नहीं करना पड़ेगा। छोटे छोटे रिपेयर हैं वो होनी है और जो बिजली लाइट और पानी पहुंचाना है वो हर साल पहुंचाते हैं, उनके लिए कोई नया काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 दिन का समय गर्मियों का है, तो इस करके प्रशासन को भी जो सुविधा उपलब्ध करानी है उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में प्रदेश स्तर पर कोविड से बचाव और वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जिला स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इसके व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की भी उन्होंने जरूरत बताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए सेवा भाव के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्तियों का भी इसमें अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तर पर कोविड हिस्ट्री भी तैयार करने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड आज वैश्विक महामारी बनी हुई है। देश ही नहीं, करीब पूरे विश्व इससे प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन के साथ ही पूरे देश के लोगों की चिंता की और सभी को हर तरह की मदद पहुंचाने के साथ ही देश में विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को न्याय पंचायत स्तर तक संचालित करने के निर्देश देने हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को हम किस तरह से इसका लाभ दे सकते हैं, इस पर पूरे मनोयोग से कार्य किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर कोविड से बचाव और वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, उनसे बातचीत की है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड से बचाव को लेकर के लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयासरत है। वहीं एक बार फिर से कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चिंतित नजर आ रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कोविड के बचाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समीक्षा बैठक की है। क्या आपको जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं? जी प्रगति, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने जो प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं जनपदों के और साथ साथ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, खासकर जो सीमांत क्षेत्र हैं, क्योंकि भौगोलिक पर्वतीय जो इलाके हैं वो काफी सीमांत क्षेत्र हैं और वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वैक्सीनेशन जो कार्य चल रहा है उसमें तेजी से लाया जाए। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से प्रगति अगर देखें तो अन्य राज्यों में जिस तरीके से जो है कोरोना के चेन दोबारा से बढ़ती जा रही है, तो सरकार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड में दोबारा से ऐसी स्थिति पैदा न हो, तो इसके लेकर भी जो है रणनीति बनाई जा रही है। और दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री है सभी जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग राज्य के लिए जो हमें अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इसको लेकर भी तमाम जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो पूरी तरह के जो है सतर्क है और लोगों को भी इसमें जागरूकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में या हर जगह जो है इसकी भ्रांतियां फैलाई रही है और पैनिक बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर भी सरकार सभी पर जो है निगरानी रख रही है। और जो वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन का कार्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। बिल्कुल विकास, इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी की कोशिश की भी सराहना की है मुख्यमंत्री ने, साथ ही प्रचार प्रसार पे जोर देने के लिए भी कहा गया है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है कि लोग कोविड से बचाव करें और वैक्सीनेशन लें? हाँ बिल्कुल प्रगति, खासकर प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उत्तराखंड हालांकि यहाँ की जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है। 609 केस यहाँ पर अभी प्रदेश में एक्टिव है और जो उत्तराखंड का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3.82% है और यहाँ का जो रिकवरी प्रतिशत है वो 96% यहाँ पर जो है पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। धीरे धीरे सरकार प्रयास करे कि जल्द से जल्द इसको रिकवर किया जाए। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर जिस तरीके से प्रगति अन्य राज्यों में चेन बढ़ती जा रही है कोरोना की, उत्तराखंड में जो है पूरा सुरक्षित रहे और यहाँ पर न फैले, तो इसको लेकर सरकार भी रणनीति बना रही है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको सतर्क किया गया है कि अन्य राज्यों से अगर यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी देख रेख की जाए। तमाम आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी अधिकारियों को दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात चमोली की करेंगे, जहां जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक हुई है, जो अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए मुमकिन क्षेत्रों में कदम उठाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि सड़क निर्माण संस्थाओं को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पैराफिट, क्रैश बैरियर, डेलमिनेटर, चेतावनी साइन के बोर्ड लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क सक्रिय है और दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। हमारी पॉइंट्स थे वो डिस्कस हुए कि जो चारधाम का मार्ग है उस पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यातायात सुचारू रूप से चल सके। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है 15 अप्रैल तक हमने टाइम दिया है कि सारे पॉइंट्स सॉल्व हो जाए और उसके बाद सर्वे हो तो किसी यात्री को कोई भी दिक्कत ना। और भगवानपुर में कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी को काफिर बताकर उसका शिया समाज से बहिष्कार कर दिया, वहीं भगवानपुर के खेड़ी शिकोहपुर गांव में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला लेकर नारेबाजी की और साथ ही पुतले को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी की इस नापाक हरकत से मुस्लिम समाज के लोगों को गहरा दुख हुआ है और ये इंसान मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं है। शिकोहपुर में आज वसीम रिजवी का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन इस वजह से किया गया है क्योंकि वसीम रिजवी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने कहा है कि कुरान शरीफ के अंदर 26 आयतें ऐसी है जिनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिससे इंसानियत का पैगाम जाता है। और ये है कि वसीम रिजवी ने कोर्ट में 26 आयतों की, कुरान पाक की 26 आयतों की एक याचिका दायर की कि इन्हें बदला जाए, लेकिन कुरान शरीफ में जो है वो एक ज़ेर ज़बर भी नहीं बदला जा सकता, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता।
बढ़ते आगे, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान विभागीय कार्यालयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यालयों में साफ सफाई और सामान के रखरखाव ठीक तरह से नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कड़ी हिदायत भी दी और कहा कि सफाई और कार्यालय परिसरों और दीवारों पर पोस्टर नहीं चिपकाए जाए, नोटिस बोर्ड पर संबंधित पेपर को ही चिपकाया जाए। आगामी निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की खामियां नहीं रहें, इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। समाज कल्याण के निरीक्षण के दौरान स्वरोजगार आवेदन पत्र की जानकारी लेते समय प्राप्त आवेदन के पंजीकरण नहीं पाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की, साथ ही पंजिका बनाने के निर्देश भी दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।